मैं डॉक्टर कौशलेंद्र विक्रम मिश्र आप लोगों के समक्ष स्वदेशी चौपाल के 30वें संस्करण को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस स्वदेशी चौपाल का विषय है गरीब आधारित विकास। मुझे आप सब लोगों के साथ जुड़कर अतीव प्रसन्नता हो रही है और इस प्रसन्नता का श्रेय स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा श्रीमान अजय जी और डॉक्टर सर्वेश जी को जाता है। उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण मैं आप सब लोगों के बीच में अपनी बात रख पा रहा हूं। स्वदेशी जागरण मंच का एकमात्र उद्देश्य है भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। इस हेतु डिजिटल हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ है। मैं इस डिजिटल हस्ताक्षर अभियान का साक्षी हूं। मैं हस्ताक्षर कर चुका हूं। आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, विशेषतया मेरे कॉलेज के जो प्राध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, कर्मचारी हैं, वो अवश्य जुड़ें, डिजिटल हस्ताक्षर करें। मेरे जानने वाले पहचानने वाले जितने भी बंधु हैं, मैं उन सब बंधुओं से सादर विनम्र आग्रह करूंगा कि वो इस डिजिटल हस्ताक्षर का हिस्सा बने। इस डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वह स्वदेशी की आवाज उठाएं। आज का जो विषय है वो गरीब आधारित विकास है, लेकिन मैं इस विषय को शुरू करने से पहले अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने एक आह्वान किया, आत्मनिर्भर भारत। और इस आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने एक स्लोगन दिया, लोकल के लिए वोकल। मैं समझता हूं कि पिछले 29 वर्षों से स्वदेशी जागरण मंच अपनी कोशिशें कर रहा है, लेकिन कभी सत्ता साथ नहीं देती थी। लेकिन आज यह सुअवसर है कि जब स्वदेशी जागरण मंच के इस पवित्र कार्य को सत्ता का समर्थन प्राप्त हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब कोई ताकत इसे रोक नहीं सकेगी। स्वदेशी का बोलबाला कम से कम हमारे देश में अवश्य होगा। अब मैं आता हूं इस विशेष शीर्षक पर, गरीब आधारित विकास। हमारे देश की सबसे गंभीर समस्या है बेरोजगारी, और इस बेरोजगारी का एक परिणाम कह सकते हैं वो गरीबी है। तो बेरोजगारी और गरीबी से होते हुए हम कभी भी एक सशक्त भारत नहीं हो सकते। अगर हमें सशक्त बनना है तो सबसे पहले इस अड़चन को हमें दूर करना पड़ेगा। आपको देश में गरीबों की संख्या कितनी है, कैसी विकराल गरीबी है, इस बात का एहसास थोड़ा सा करा देता हूं। आज भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं, और इसको साधारण शब्दों में कहूं तो लगभग अमेरिका की जितनी जनसंख्या है, कुछ उसी के आसपास समझे भारत में गरीब रहते हैं।
प्रश्न ये है कि भारत में इतने गरीबों की संख्या, ये क्या हमारे बाप दादा पूर्वज छोड़ गए थे, जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं? गरीब का लड़का गरीब, गरीब का लड़का गरीब, गरीब का लड़का गरीब, ऐसा है क्या? क्या ऐतिहासिक रूप से हम गरीब रहे हैं? तो थोड़ा बहुत मैंने इतिहास खंगाला तो मुझे पता चला कि चाहे वो मौर्य काल रहा हो, चाहे महाजनपद काल रहा हो, चाहे गुप्त काल रहा हो, या फिर मुगलों का काल रहा हो, इन सारे समय तक 17वीं शताब्दी तक भारत दुनिया का एक सशक्त आर्थिक राष्ट्र था। और 17वीं शताब्दी का एक अनुमान मुझे मिला, जिसके हिसाब से पता चलता है कि विश्व के कुल मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में भारत का योगदान 25% से अधिक था। अब आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ, इसका प्रमाण भी दे देता हूँ। आपको क्या यह पता करने की आवश्यकता नहीं लगी कभी कि चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे डच रहे हों, चाहे पुर्तगाल रहे हों, चाहे स्पेनिश रहे हों, चाहे हों, ये हमारे देश में किस लिए आए थे? फिर आए किस लिए? ये मुगल, ये यवन, ये तुर्क क्यों आए? सबका प्रश्न है एक लाइन का कि भारत प्राचीन शाली देश था। इसे लोग गर्व से संसार में सोने की चिड़िया कहते थे। चिड़िया के पर तोड़ने के लिए दुनिया के अधिकांश आक्रांता भारत का रुख करते हैं कि ईसा पूर्व के समय से ही में विदेशी आने की कोशिश में लग जाते हैं, और आते आते अंत में अंग्रेज जब, तब हमें पता चलता है कि हम तो गुलाम थे। कोशिशें लगातार चलती हैं गुलाम बनाने की, लूटने की, हमें छिन्न भिन्न करने की। यह प्रवृत्तियां बहुत कालखंड से चल रही हैं। इसके प्रमाण आपको इतिहास में कई जगह मिलेंगे। मामले में दुनिया में सबसे शक्तिशाली थे, वरन ज्ञान के पहला विश्वविद्यालय भारत में ही था। और जब मुगलों ने उसमें आग लगाई तो वह 6 महीने तक जलता रहा। और उसकी एक विशेषता आपको बता देता हूँ, फिर मूल विषय की तरफ लौटता हूँ कि उस विश्वविद्यालय की विशेषता ये थी कि उसमें जो प्री टेस्ट होता था वह कोई विश्वविद्यालय का प्राध्यापक नहीं लेता था, उस विश्वविद्यालय का कोई वाइस चांसलर नहीं लेता था, आचार्य नहीं लेता था। उस विश्वविद्यालय के गेट पर पहरा देने वाले जो सेवक होते हैं वह लेते थे। उन सेवकों की प्रतिभा इतनी बड़ी थी कि आते हुए शिष्य के बारे में वह जान लेते थे कि यह इसकी योग्यता क्या है। उससे 2-4 प्रश्न पूछकर उसे बता देते थे कि तुम्हारी किस क्लास में एडमिशन होना है। अब आप समझ गए होंगे कि प्राचीन भारत न केवल धन धान्य से संपन्न था, वरन अपनी बौद्धिक संपदा के मामले में विश्व में बहुत आगे था। अब चलें वर्तमान गरीबी की थोड़ी सी चर्चा करें। अंग्रेजों ने जब हमें शासन सत्ता सौंपा तो उन्होंने जिन हाथों में शासन दिया, उन हाथों ने भारत को आर्थिक विकास करने की एक ऐसी पद्धति दी जो कहें
कि वो बड़े बड़े उद्योग लगाने की पद्धति थी कि बहुत बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, औद्योगिक रूप से हम संपन्न होंगे तो एक तरफ उद्योगों का विकास होगा, दूसरी तरफ कृषि भी पनपेगा और दोनों मिलकर के सेवा को लेकर आगे बढ़ेंगे और देश का पूर्ण विकास होगा। लेकिन गांधी जी के बारे में स्पष्ट कहा गया कि गांधी जी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि नहीं, भारत गांवों में बसता है और प्राचीन काल से भारत की पहचान पूरे आर्थिक जगत में इन कुटीर और लघु उद्योगों के बल पर ही थी। आपने ढाका के मलमल का इतिहास सुना होगा कि कैसे एक छोटी सी अंगूठी में 12 थान का 12 गज का एक कपड़ा निकाल लिया जाता था, मशीन से नहीं बनता था। लेकिन एक तरफ अंग्रेजों ने 200-300 साल तक हमारे कुटीर उद्योगों को क्रश किया, उन्हें नष्ट किया, उन्हें उभरने नहीं दिया, और दूसरी तरफ जब देश आजाद हुआ तो देश के कर्ता धर्ता नेतृत्वकर्ता लोगों ने कुटीर उद्योगों को फिर निराशा का भाव दिखा दिया, फिर से बड़े उद्योगों को प्रश्रय दिया गया। और आप देखेंगे ये कल्पना की गई कि जो कृषि में मजदूर बाकी बचेंगे वो उद्योगों में आकर उद्योग चलाएंगे और उद्योगों का विकास होगा और उस उद्योगों के भरोसे कृषि का भी फिर से विकास होगा, ऐसी कल्पना की गई। 1970 के दशक में देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। फिर कुछ लोगों ने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अमीरी हटाओ का भी एक नारा दिया। ऐसा करते करते 1991 से पहले आते आते भारत एक महान आर्थिक दुष्चक्र में फंस गया। भारत को अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरवी रखना पड़ा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि गिरवी सामान व्यक्ति कब रखता है। भारत के पास इतना धन नहीं था कि वह अपने आयातों का विदेशी मुद्रा में भुगतान कर सकता, इसलिए उसे अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। नई सरकार आई, उसमें वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने भारत के आर्थिक दरवाजों को पूरे विश्व के लिए खोल दिया। 3 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर बाकी सारे उद्योगों में विदेशी निवेश की स्वतंत्रता दे दी गई और यह विदेशी निवेश का क्रम कमोबेश सरकारें किसी की भी रही हों आगे बढ़ती ही रही। आज करीब 29 वर्ष के बाद भी दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब भारत में रहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस आधार को लेकर हम चले थे, क्या वो आधार पर प्रश्न करने का समय नहीं है? क्या उस पर प्रश्न उठाने का वक्त नहीं आ गया है? निसंदेह अब ये वक्त आ गया है कि हम इस पर प्रश्न करें। यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देखते हैं कि हमारे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ। उस लॉकडाउन में देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि किसी भी प्रवासी मजदूर की सैलरी नहीं रोकी जाएगी। उन्होंने ये भी घोषणा किया कि किसी भी प्रवासी मजदूर से कोई किराया नहीं मांगेगा, मकान का भाड़ा नहीं मांगेगा। और तो और राज्य सरकारें ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्यान्न राशन की व्यवस्था करेंगी। लेकिन अभी जो हकीकत सामने आई
वो ये आई कि मजदूरों को खाद्यान्न नहीं मिला। जो प्रवासी मजदूर दिल्ली, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, इन बड़े बड़े शहरों में थे, उनको खाद्यान्न नहीं मिला। तो प्रश्न वाजिब उठा कि क्यों नहीं मिला। तो कहा गया कि उनका राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड क्यों नहीं है? क्योंकि वो यहाँ के नहीं हैं, और साथ ही साथ उनको सैलरी भी नहीं दी गई। जिस मकान में वो भाड़े से रहते थे, उन्होंने भाड़ा नहीं देने पर उनको घर से बाहर कर दिया। और इस प्रक्रिया के बाद उनको पहली बार ये समझ में आया, उन प्रवासी मजदूरों को पहली बार समझ में आया कि जिस शहर, जिस नगर को चमकाने में हमने अपना खून पसीना लगाया, कभी प्रेस वाला बनकर, कभी दूध वाला बनकर, कभी सफाई वाला बनकर, कभी सब्जी वाला बनकर, कभी झाड़ू लगाने वाला बनकर, कभी दीवार की पुताई वाला बनकर, टैक्सी वाला बनकर, मैंने जिस नगर की सेवा की, आज वह नगर वासी इतने निर्मम, इतने क्रूर हो गए हैं कि अब मैं उनके जैसा नहीं लगता, मैं उनका नहीं हूं। इस आत्मग्लानि में उनके हृदय में एक ही भाव आया, उनके हृदय में अपना गांव याद आया। आप सब लोगों ने तमाम दृश्य देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया में। असंख्य कहानियां हैं, मैं उन सब का वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि उन एक एक का वर्णन हृदय विदीर्ण कर जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मानवता है या नहीं है। बहरहाल किसी तरीके से ये मजदूर पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ट्रक के ऊपर बैठकर, कंटेनर में बैठकर, ट्रक की गिट्टियों के ऊपर बैठकर, बसों से, ऑटो से, टैक्सी से अपने घर की तरफ चल पड़े। करोड़ों मजदूर पलायित हुए और इनकी असंख्य कहानियां हैं। मैं उनकी चर्चा कर आप सब लोगों का हृदय दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन एक प्रश्न है, जब ये अपने गांव पहुंचते हैं, इनके सामने फिर वही प्रश्न आता है, हम यहां क्या करेंगे? अगर हमें यहां काम मिलता तो हम ये छोड़ के ही क्यों गए होते? यह प्रश्न एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जो उन्हें कुरेदता है। यद्यपि राज्य सरकार ने काफी अच्छी व्यवस्था की, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इस मामले में प्रशंसा करना चाहूंगा। उन्होंने एक प्रवासी आयोग बनाने की घोषणा की। अभी तक हमें ये नहीं पता था कि हमारे कितने मजदूर कहाँ कहाँ गए हैं। यह भी हमारे देश का, प्रदेश का दुर्भाग्य है। लेकिन अब जितने भी मजदूर आ रहे हैं, सबकी स्केलिंग हो रही है कि किस किस मजदूर को कौन कौन सी चीज़ आती है। करीब 25 लाख के आसपास मजदूर उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। उनकी स्केलिंग हो रही है, सरकार उन्हें 1000 रुपये दे भी रही है, नकद दे रही है। मनरेगा में उनके लिए विशेष पैकेज दिया गया है, जिसके अंतर्गत वो रोजगार भी पा सकते हैं। लगातार घोषणाएं हो रही हैं। सरकार ने ये भी कहा है कि उनको रेंट के आधार पर आवास भी मुहैया कराया जाएगा। लेकिन एक प्रश्न तो बार बार आ रहा है। कई जगह मैंने लोगों से बात किया कि क्या जो मजदूर आए हैं ये यहाँ रहेंगे या वापस फिर चले जाएंगे जिस नरक से वापस लौटे हैं।
तो इसका कोई एक यथार्थ उत्तर नहीं है। दोनों तरह की संभावनाएं हैं कि वो गांव में रह भी सकते हैं और वापस उस दुख और तकलीफ को फिर से पाने के लिए जा भी सकते हैं। अब उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, मैं इस पर अब चर्चा करना चाहूँगा। वो क्या क्या संभावनाएं हैं उन मजदूरों के लिए जो अपने गांव में आए हैं। तो एक तो तय है कि जितने मजदूर आए हैं उनमें से सब तो वापस नहीं जाएंगे, ये तय हो गया है। तो यदि सब वापस नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? राज्य सरकारें जो भी कार्य कर रही हैं वो तो अपने तरीके से कर रही हैं, लेकिन यह सब फौरी कार्य हैं जो तुरंत सहायता पहुंचा रहे हैं। हमें दीर्घकालीन ऐसे कोई योजना बनानी होगी जिसके आधार पर वो श्रमिक जो जहां है, जो अपने गांव में जैसा है, जहां पर है, उसको वहीं रोजगार मिले। यही सबसे बेहतर तरीका है रोजगार देने का। तो चले देखते हैं। इसके लिए मैंने एक अध्ययन किया और अध्ययन करके जानने की कोशिश की किस प्रकार से इस यक्ष प्रश्न को यदि हम सॉल्व कर ले गए, इसका समाधान दे ले गए, तो देश की आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी, हम सशक्त होंगे। और यही शायद स्वदेशी जागरण मंच का एकमात्र उद्देश्य है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। अब हमने देखा कि अभी तक जितनी भी योजनाएं बनी हैं वो जिले स्तर पर बनती हैं, प्रदेश स्तर पर बनती हैं या फिर देश स्तर पर बनती हैं। मैंने ऐसा सोचा कि अब योजना ब्लॉक और गांव स्तर पर बनेगी। इसके लिए मैंने इसे दो भागों में बांटा, पहला ब्लॉक और दूसरा है गांव का स्तर। तो ब्लॉक में जो सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि प्रत्येक ब्लॉक के भीतर आने वाले जितने भी गांव हैं उन सबका एक जनांकिकी सर्वेक्षण किया जाए और ये पता लगाया जाए कि कितने आयु वर्ग के, कितने टेक्नीशियन हैं, कितने पुताई करने वाले हैं, कितने सिलाई कर सकते हैं, कितने सफाई का काम कर सकते हैं, कितने कंप्यूटर चला सकते हैं। इसका एक ज्ञान हो, यानी हमें पता तो हो कि हमारे पास संसाधन कितना है, इसका एक सर्वे हो, यानी एक पूरा जनांकिकी सर्वे जिसमें हर तरह की चीजें आती हैं जो जनांकिकी के अंतर्गत होती हैं, ऐसा एक सर्वे किया जाए। दूसरा सर्वे इसी ब्लॉक के भीतर रहने वाले जितने भी गांव हैं उन सारे गांव में ब्लॉक के द्वारा यह सर्वे किया जाए कि किस किस गांव में किस प्रकार के कुटीर उद्योगों की संभावना है। आज के 20 साल पहले, 50 साल पहले क्या कोई कुटीर उद्योग यहाँ था तो कैसा था? अब कोई कुटीर उद्योग यहाँ लग सकता है तो कौन सा लग सकता है? वो उद्योग बंद हो गया तो किन कारणों से बंद हुआ? एक इस तरीके से एक सर्वे करें। और तीसरा कार्य जो ब्लॉक का है वो ये है कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हो। इस रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर में यह देखा जाए कि देश में और विदेश में किन किन वस्तुओं की सबसे अधिक मांग हो रही है, किन किन कालखंडों में हो रही है, कहां कहां से मांग आ रही है। उन सारे मांगों का अध्ययन करके यह पता लगाया जाए कि क्या इनमें से किसी वस्तु का निर्माण हमारे इन ब्लॉक के भीतर के गांव में हो सकता है। ये तीन काम ये ब्लॉक लेवल पर होगा। अब गांव पर आते हैं। गांव पर क्या काम होगा? गांव में प्रत्येक गांव में एक गांव एक उत्पाद, यानी जैसा अभी तक ये चल रहा है कि एक जिला एक उत्पाद,
तो मुझे ये भी पता है कि कई ज़िले ऐसे हैं जिसमें कोई उत्पाद नहीं है और कई ज़िले ऐसे हैं जिसमें 2-3 उत्पाद हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमें गांव को इकाई बनाना पड़ेगा और एक गांव एक उत्पाद की तरफ जाना पड़ेगा। ये उत्पाद कैसे हों? ये खाद्यान्न फसल भी हो सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर कोई फ्रूट्स, कोई फल का हो, कोई फूल का हो, कोई दुग्ध उत्पादन का हो, कोई मधुमक्खी पालन का हो। इस तरह हम ऐसा तय करें कि अगर ये गांव है तो इसमें इस प्रकार का फल ही उत्पन्न होगा। उसकी जांच परख कराई जाए कि उसकी जलवायु कैसी है, उनके वहाँ के रहने वाले लोगों की योग्यता कैसे है, उसके आधार पर देखा जाए कि ऐसी वस्तु पैदा हो सकती है। तो एक गांव एक उत्पाद, ऐसा करके हम 10 गांव का एक क्लस्टर बनाएं। आसपास के जो गांव हो, नज़दीकी जो नेबरिंग विलेज हो, उनका अपना एक क्लस्टर हो। वो सारे के सारे एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करते रहें, यानी कोई भी एक गांव वाला दूसरे गांव में आधे घंटे के भीतर पहुंच सके। और इस सारी प्रक्रिया में एक गांव एक उत्पाद के बाद अब जो दूसरी प्रक्रिया है कि पूरी कोशिश की जाए कि गांव से जो भी प्रोड्यूस निकलता है, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, कोई भी चीज़ जो पैदा होता है वो सीधे मार्केट में न बेचा जाए। पूरी कोशिश ऐसे ही की जाए। उसको मार्केट में बेचने की बजाय उसका वैल्यू एडिशन किया जाए। जैसे आम को हम सीधे बेचते हैं तो आम का हम अमचूर भी बना सकते हैं, खटाई भी अचार भी बना सकते हैं, और पका हुआ आम तो वो फाइनल प्रोडक्ट है, वो तो जाएगा, लेकिन उसका हम पल्प भी बना सकते हैं, शरबत भी बना सकते हैं। तो जब तक हम वैल्यू एडिशन न करें, गांव का सबसे बड़ा जोर होना चाहिए उन खाद्यान्नों का, उन फसलों का, उस उपज का वैल्यू एडिशन। आलू पैदा होता है, लेकिन आलू बेचने के बजाय आलू का चिप्स बेचें, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। अब ये होगा कैसे? इसके लिए गांव में नौजवानों की 3 कमेटी बनाई जाए। पहली कमेटी है वो प्रोडक्शन का काम देखेगी, यानी प्रोडक्शन की कमेटी रहेगी। सब के सब नौजवान जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है वही रखे जाए। क्योंकि देखिए, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नौजवानों में नई चीजें सीखने की, जानने की, करने की बहुत उत्सुकता होती है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बड़े बूढ़ों का असम्मान कर रहा हूं, उनका भी अनुभव लें, लेकिन चूंकि ये नई चीजें हैं इसलिए नौजवानों को प्रोत्साहन दिया जाए। दूसरी जो कमेटी है वो वैल्यू एडिशन कमेटी बनेगी कि अगर हमने गेहूं उत्पन्न किया है तो गेहूं को सीधे मार्केट में बेचने की बजाय हम गेहूं का दलिया बना के बेचें, हम गेहूं का आटा बनाकर बेचें, हम उस आटे का ब्रेड बना के बेचें, लेकिन कभी भी सीधा प्रोडक्ट कोशिश किया जाए कि गांव से बिकने न पाए। तो दूसरा हो गया वैल्यू एडिशन कमेटी, और तीसरा हो गया मार्केटिंग कमेटी। ये मार्केटिंग कमेटी का काम यह है कि वो ब्लॉक लेवल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोगों से हमेशा कनेक्ट रहे और वहां से पता करती रहे कि अब किस तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है, और उसके अनुरूप अपने जो प्रोडक्शन सिस्टम को है वो हमेशा अपडेट करती रहे और वैल्यू एडिशन हमेशा होता रहे। यानी यह तीनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हों। ऐसा ना हो कि अगर कोई चीज़ ऐसी पता चल गई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो जानी चाहिए थी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहे अरे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो उनका काम है। ऐसा नहीं, एक सिंक्रोनाइजेशन हो। और इस तरह के काम करने के साथ साथ अब इस कमेटियों के पास कुछ रिवॉल्विंग फंड भी हों, जिस फंड का क्योंकि मार्केटिंग करना है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है या वैल्यू एडिशन करना है, कोई स्टैंडर्ड प्राप्त करना है, टेस्टिंग करानी है, तो ग्रेडेशन करना है अपने प्रोडक्ट का, तो इन सब कामों के लिए
हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग और थोड़े से धन की आवश्यकता होगी, वो सरकार इन्हें उपलब्ध कराए। और इसके साथ साथ स्टोरेज की व्यवस्था, हर गांव में 2 तरह की स्टोरेज हों। एक जो पेरिशेबल नेचर के वस्तुएं हैं, जैसे सब्जी, फल, फूल, दूध, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो 2 चीज़ें हैं। जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, ये इस बात में लगे हैं कि कैसे सस्ते से सस्ते तरीके से प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। यानी जो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, उसकी उम्र बढ़ाई जा सके। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, अगर उम्र अभी न बढ़ाई जा सके तो उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सके गांव में, और इसके लिए हमारे पास स्टोरेज होना चाहिए। और दूसरा है, जैसे आप दाल, चावल या गेहूं या दलिया, इस तरह की चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, उनका स्टोरेज हो, तो ये स्टोरेज भी हमारे पास होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि गांव में इतनी फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। अब एक तीसरा है जो पर्यावरण का मुद्दा है। हमारे प्रदेश में करोड़ों पेड़ लगते हैं, लेकिन शायद उसका 10% भी जीवित नहीं रहते। यदि जीवित होते तो आज पर्यावरण की स्थिति बहुत अच्छी होती। तो मेरा ऐसा समझ है कि जो प्रवासी लोग आए हैं, उन लोगों को 5 से 10 पेड़ प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि आप इसके पालक हैं। अब आने वाले 5 वर्षों तक, जब तक कि यह स्वावलंबी नहीं हो जाता है, आप इसकी देख रेख करेंगे और इसके बदले में उन्हें कुछ न कुछ एक टोकन के रूप में धन उपलब्ध कराया जाए। और दूसरा जो पर्यावरण का काम है, यद्यपि गांव की हालत ऐसी है कि जो पहले तालाब थे, पहले जो गढ़ियाँ थी, बड़ी थी, छोटी थी, तलैया थी, वह सब सारे बड़े रसूखदार लोगों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन अभी भी बहुत सी बच गई, उनको गहरा किया जाए, जिससे कि जो बरसात का पानी सीधे बह जाता है वो बहने न पाए, वो इकट्ठा हो। जो छोटे नाले हैं उन पर चेक डैम बनाया जाए, जिससे उनके भीतर भी पानी कुछ दिनों तक रुके और पानी ज़मीन के भीतर जाए। जो छोटी नदियां हैं उनमें भी थोड़े छोटे छोटे जगहों पर चेक डैम बनाए जाए, जिससे कि 12 के 12 महीने पानी उपलब्ध रहे। इस तरीके से हम पूरा एक इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं, जिससे यह बेहतर हो। लेकिन एक अंतिम बात जो शायद मुझे सबसे पहले आपको बतानी थी, मैंने उसे अपने लिए रख छोड़ा था, वो ये है कि गांव का विकास या खेती का विकास हम रासायनिक चीज़ों से न करें। अब समय आ गया है कि पूरे कृषि के तंत्र को हमें बदलना पड़ेगा। अब ऑर्गेनिक खेती ही एकमात्र संकल्प होना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती आप करेंगे और फिर उसका वैल्यू एडिशन करेंगे तो उसका मूल्य भी आपको अपेक्षाकृत अधिक मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो उसमें उपज कम हो जाएगी। एक तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा है नहीं, और यदि ऐसा है भी कि आपका 20% प्रोडक्शन डाउन होता है तो तुरंत ही, यानी अगर आप कोई चीज़ रा भी बेचें, यानी एक उपज सीधे बेचें, गेहूं ही ऑर्गेनिक आप बेचते हैं, तो जितना कमाई आप रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करके गेहूं से पाते हैं, उसका 1.5 गुना आपको मिल जाएगा। यानी उन दोनों के कीमत का जो अंतर है वो 1.5 गुने का है। इस तरीके से हम देखें तो अगर प्रोडक्शन में 20% की कमी है तो आपके कॉस्ट, आपके सेल्स प्राइस में 1.5 गुने का फ़र्क है। इस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा जब तक हम पूरी तरीके से नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑर्गेनिक खेती का एक और विशेष बात यह है कि इससे हमारे खेती की जो लागत है वो भी घटती है। आप चाहे जीरो बजटिंग खेती देख लें या ऑर्गेनिक खेती देख लें, अक्सर किसान आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने भारी मात्रा में कर्जा लेकर के पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइज़र
केमिकल फर्टिलाइज़र यूज किया और जो प्रोड्यूस था वो उसके तरह से वापस नहीं आया, इसलिए उन्हें आत्महत्या करना पड़ा। तो मेरा मानना है कि अगर आप ज़ीरो बजट आधारित खेती करेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे, तो इस आपकी कॉस्ट भी कम होगी, लागत भी बिल्कुल कम से कम रखी जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कि गांव में लघु और कुटीर उद्योगों का एक जाल बिछेगा। यही भारत की प्राचीन परंपरा थी, क्योंकि कहते हैं जब कोई संकट आता है तो हमें अपने इतिहास को खंगालना पड़ता है। हम जब इतिहास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत कुटीर उद्योगों का एक शक्तिशाली देश था, जो ऐसे ऐसे उत्पाद बनाता था जिसके सामने दुनिया के कोई भी देश उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से हमारे इस गांव में आए हुए मजदूर जो इस वक्त इस प्रश्न से जूझ रहे हैं कि हम क्या काम करेंगे, स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से उन्हें अगर इस तरह की एडवाइस दी जाए, इस तरह की सहायता पहुंचाई जाए, सरकार को इस तरह की योजनाएं बनाकर दी जाएं और इस पर अमल हो, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम फिर से वापस सोने की चिड़िया न बन सके। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके या हमारे दिमाग में कोई ऐसा भ्रम पल रहा हो कि स्वदेशी एक विकल्प है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ स्वदेशी कोई विकल्प नहीं है, स्वदेशी एकमात्र संकल्प है। इसको ऐसे समझ लें, दुनिया में यदि शक्तिशाली बनना है, दुनिया में यदि आत्मनिर्भर बनना है, तो स्वदेशी विकल्प कभी नहीं हो सकता। स्वदेशी एकमात्र संकल्प है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप किसी भी देश के शक्तिशाली होने के उन सारे कारणों का पता करके देखें तो आपको पता चलेगा कि वह आत्मनिर्भर है, इसलिए शक्तिशाली है। किसी विद्वान की एक पुस्तक मेरे हाथ लगी, उस पुस्तक को यदि मैं पूरा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन उसकी 2-4 पन्ने पलटने पर ही मेरे समझ में आ गया। उसमें साफ लिखा था कि किसी भी देश की स्वतंत्रता इस बात तब तक कायम है जब तक कि वह देश आत्मनिर्भर है। मुझे इस बात ने अंदर से झकझोर दिया। मुझे लगा कि यह आत्मनिर्भरता के बगैर कोई भी देश स्वतंत्र भी नहीं रह सकता। अब हम आते हैं 1-2 छोटी और चीज़ों की तरफ, जिस पर मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो पर्यावरण के हिसाब से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वो है, यद्यपि मैं आजमगढ़ में रहता हूँ और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ब्लैक पॉटरी है। कई बार मैं उसे देखने गया, उसे निहारने गया, उसके ऊपर जो कलाकारी की जाती है उसे देखकर निहाल हुआ। और ये जो ब्लैक पॉटरी है, ये करीब 300 घर के आसपास के लोग हैं जो पूरी दुनिया में इनका नाम है। अपने हुनर के कारण ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये तो हो गया हुनर की बात, जो वो ऐसा करते हैं। मैं आपसे जो गुजारिश करने जा रहा हूँ, इस हुनर को तो बढ़ाएं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में भोजन की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ करें। जब कोई दावत दें, जब कोई भोज दें, या कोशिश करें कि आपके दैनिक दिनचर्या में भी कोई एक ऐसा बर्तन जरूर होना चाहिए जो मिट्टी का बना। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति मिट्टी से जुड़ा है वो मिट्टी को बेहद अच्छे तरीके से समझता है और वही ग्रो भी करता है, वही आगे भी बढ़ता है, क्योंकि मिट्टी में जो चीज़ें होती हैं वही ग्रो करती हैं। तो आइए हम यह संकल्प लें कि आज से हमारे घर में कोई न कोई मिट्टी का एक बर्तन जरूर होगा, चाहे वो एक कप होगा, गिलास होगा, चाहे वो पीने का पानी का मटका होगा, सुराही होगा। और अगर कोई विशेष भोजन पकाना चाहते हैं, किसी को दावत देना चाहते हैं, तो मेरे कहे से एक बार किसी मिट्टी के बर्तन में कोई भोजन पका के देखिएगा,
चाहे दाल हो या सब्जी हो या फिर चावल हो, यकीन माने उसका स्वाद आपको इस बात के लिए विवश कर देगा कि इससे अच्छा कोई नहीं है। ऐसा करने से उन तमाम गांव के कुम्हार जो इस मिट्टी बनाने के लिए ही जाने जाते हैं, जो अपना पैतृक व्यवसाय छोड़कर बड़े शहरों में जा चुके हैं, उनका विश्वास वापस लौटेगा और देश समृद्ध होगा। एक जुड़ा हुआ इसी से एक छोटी चीज और है। सरकार ने पॉलीथीन की जो थालियां आती हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन मेरा अपना गुजारिश आप सब लोगों से है, जो 5 और 10 पेड़ लगाने की गुजारिश कर रहा हूँ, गांव में जब पेड़ होंगे तो उनमें पत्ते होंगे और उन पत्तों से पत्तलें बनाएं। यह कंपटीशन हो जाए कि किसके घर के खाने में पत्तल पर भोजन मिला, किसके घर जब कोई आयोजन हुआ तो मिट्टी के बर्तन में खाना पका। मैं समझता हूँ ऐसा करके आप लोग भोजन का स्वाद तो बढ़ाएंगे ही, भोजन की पवित्रता तो बढ़ाएंगे ही, अपने पर्यावरण का हित तो देखेंगे ही, उन हजारों लाखों लोगों के जीवन का अर्थतंत्र भी आपके द्वारा चलाया जाएगा। तो भारत को यदि आत्मनिर्भर बनाना है, ऐसी ढेर सारी चीजें हो सकती हैं। संभव है कि मैं आज आपके समक्ष नहीं कह पा रहा हूं, मुझसे चूक हो रही है, लेकिन मैं यह खुले मन से आप सब लोगों का आह्वान करता हूं, इस पर विचारें। पत्तल में भोजन करें, कोई समस्या नहीं है, और मिट्टी के बर्तन में कोई भोजन पकाएं, कोई न कोई भोजन करें, तो उन घरों का चूल्हा आपके द्वारा जलने लगेगा, देश समृद्ध होने लगेगा, पुरानी परिपाटियां फिर से लौट आएंगी। अभी तक मैंने आप लोगों से जो कुछ भी चर्चा किया वह अपने अल्प ज्ञान के आधार पर किया। निसंदेह इसमें अनेक चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि उन सभी चीज़ों को जो आप जोड़ सकते हैं, आप सब लोग समर्थवान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, सुझाव दें, जिससे इस मुहिम को जो स्वदेशी जागरण मंच ने उठाया है, इसे हम आगे ले जा सकें, इसे सफल बना सकें, क्योंकि केवल कहने से चीज़ें होंगी नहीं, इसे व्यवहारिक तौर पर उतारना पड़ेगा। और व्यवहारिक ये तभी हो पाएगा जब यह हकीकत के या चीज़ों के बहुत करीब होगा। मैं इसी के साथ फिर से स्वदेशी जागरण मंच को बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वदेशी जागरण मंच के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के माननीय अजय जी को, डॉक्टर सर्वेश जी को, और आप सब बंधुओं को जिन्होंने मुझे सुना और अपने कमेंट दिए। मैं आप सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी के साथ मैं अब इस कार्यक्रम को इस नोट के साथ विराम देना चाहता हूं कि आप सब लोग डिजिटल हस्ताक्षर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेशी।